फिल्म खत्म होते ही मुस्कान और कथा थिएटर से बाहर निकली। अंधेरा हो चुका था और पार्किंग में सन्नाटा पसरा था। मुस्कान ने कथा की तरफ देखकर कहा, तुमने तो कमाल कर दिया जब तुमने उन गुंडों से कहा कि तुम उस लड़के की गर्लफ्रेंड हो जिसने हमें बचाया। मैं तो एक पल के लिए डर गई थी कि कहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं आ गया। कथा हंस पड़ी। अरे बेवकूफ, मैंने जानबूझकर ऐसा कहा था। उन्हें लगना चाहिए कि हम अकेली नहीं हैं, कोई हमारा साथ देगा। मुस्कान ने साइकिल की तरफ देखा जिसका टायर अब भी पंचर था। फिर उसने कहा, पर सच में वो लड़का कौन था? उसने उन गुंडों को ऐसा मारा जैसे वो कोई एक्शन हीरो हो और फिर अचानक गायब कैसे हो गया? कथा ने आसपास नजर घुमाई। सच कहूँ तो मैं भी हैरान हूँ, वो इतनी तेजी से आया, उसने उन्हें हराया और फिर पलक झपकते ही गायब, जैसे कोई भूत हो। मुस्कान ने गर्दन झटकी। भूत नहीं, शायद कोई अनजान हीरो था, पर उसने हमारी हेल्प क्यों की? और उसके बाद उसने अपना नाम तक नहीं बताया। तभी अचानक पीछे से एक टहनी की आवाज आई। दोनों चौंक कर मुड़ी। पेड़ के पीछे कोई छाया सी दिखी और फिर छट से गायब हो गई। कथा की सांसें तेज हो गई। क्या तुमने भी वो देखा? मुस्कान ने होठ काटे। हाँ, शायद वो वापस आया है या फिर। उसकी आवाज अधूरी रह गई क्योंकि तभी दूर से पुलिस की सायरन की आवाज गूंजी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। क्या सच में वो लड़का कोई रहस्यमय मददगार था या फिर कुछ और ही था जो उन्हें देख रहा था? फिलहाल उन्होंने उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्हें घर जाने की जल्दी थी। मुस्कान कथा से बोली, आज तो बहुत हैक्टिक डे था यार, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज्यादा परेशान हो गई थी। सुबह से फिर से वही परेशानियां शुरू हो जाएंगी। अब तो ऑफिस जाने में भी मुझे डर लगने लगा है। कथा ये सुनकर कंफ्यूज होते हुए बोली, क्यों, क्या हो गया? तुमने फिर से कोई बखेड़ा खड़ा कर दिया क्या ऑफिस में? मुस्कान बोली, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे ऑफिस में सारी प्रॉब्लम्स मेरी वजह से होती हैं, मैं ही बखेड़ा खड़ा करती हूँ। कथा ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, और नहीं तो क्या, तुम तो हो ही आफत की दुकान, रायता फैलाना तो तुम्हारा काम है। ये सुनकर मुस्कान मुंह बना लेती है और एकदम चुप हो जाती है। ये देखकर कथा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अरे कम ऑन यार, मजाक कर रही थी। अच्छा बता, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है? मुस्कान ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, क्योंकि बात ही इतनी ज्यादा परेशानी की है। कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता, क्या मैं कोई चुंबक हूँ जो परेशानियों को अपनी तरफ खींचने लगती हूँ? मेरी जिंदगी में कभी सुकून नाम की चीज आ ही नहीं सकती, हमेशा परेशानियां ही रहती हैं। कथा ने मुस्कान से कहा, अब बताएं कि भी हुआ क्या है या फिर अपनी परेशानियों का रोना रोती रहेगी? मुस्कान ने जवाब दिया, तुझे याद है वो आदमी जो हमारे रेस्टोरेंट में आया था? अरे वही अभय ओबरॉय जो अनाथ आश्रम को गिराने वाला था, और मेरा उसके साथ बड़ा वाला पंगा हो गया था। अभय का नाम सुनते ही कथा काफी सीरियस होकर बोली, हाँ पर उसने क्या किया? क्या वो फिर से तुमसे मिला था? डोंट टेल मी, क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ ऐसी वैसी हरकत की? कथा को शांत करते हुए मुस्कान ने कहा, अरे नहीं मेरी माँ, उसकी इतनी हिम्मत कहा कि मुझे कुछ बोल सके, मुंह ना तोड़ दूं मैं उसका। एक्चुअली बात यह है कि मेरी कंपनी में मैंने तुम्हें बताया था ना कि नया बॉस आने वाला है। ये याद करके कथा ने कहा, हाँ तो उसका इन सबसे क्या लेना देना? मुस्कान ने बेचारा सा मुंह बनाकर कथा से कहा, वही है हमारा नया बॉस, मिस्टर अभय सिंह ओबरॉय। चलते चलते अचानक कथा के कदम रुक जाते हैं। आंखें और मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है। कथा ने चौंकते हुए कहा, आर यू सीरियस? तो तू कह रही है कि वो इंसान अब तेरा नया बॉस है जो तेरे साथ एक ही कंपनी में काम करेगा? तुझे देखते तो उसने तेरी वाट लगा दी होगी। इस बात पर मुस्कान और कथा वहां पर जाकर एक बेंच के ऊपर बैठ जाते हैं। मुस्कान ने जवाब दिया, अभी तक तो ऐसी नौबत नहीं आई कि वो मुझे देख सके। मैंने किसी तरह अपने आप को उनसे छुपा लिया था, जैसे रेस्टोरेंट में छुपाया था। पर मुझे डर लग रहा है, हम एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, कभी ना कभी तो हम एक दूसरे को देख ही लेंगे। पता नहीं क्या होगा जब वो देख लेगा तो। मुस्कान की बात सुनकर तो कथा भी चिंता में आ जाती है। वो टेंस्ड होते हुए बोली, हाँ यार ये तो वाकई में बहुत परेशानी की बात है। क्या करेगी अब तू? जॉब छोड़ देगी क्या? मुस्कान ने नाम में अपना सर हिलाकर कहा, बिल्कुल नहीं, कोशिश करूंगी कि उसके सामने ही ना आऊं। कथा ने कहा, ये कैसे पॉसिबल है? एक साथ काम करोगे तुम दोनों तो तुम उसके सामने कैसे नहीं आओगी? वो तुम्हारा बॉस है और तुम वहाँ की एक एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय तो एक न एक दिन सामने होगा ही। मुस्कान ने गहरी सांस लेकर बोली, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मेरी सच्चाई उसके सामने आए उससे पहले मैं फटाफट से अनाथ आश्रम के वो कागज उसके घर से उड़ा लूं। ये सुनकर कथा हैरान होते हुए बोली, घर से उड़ा लूं मतलब? तू उसके घर में चोरी करेगी? मुस्कान ने काफी सीरियस आवाज में कहा, हाँ, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, मुझे न चाहते हुए भी ये करना ही पड़ेगा। कथा खड़ी होकर गुस्से से बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम जानती भी हो कि क्या बोल रही हो? तुम अभय सिंह रॉय के घर में चोरी करोगी? अरे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तुम्हें पता भी है, अगर तुम पकड़ी गई तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा? देखो मुस्कान, मेरी मानो तो तुम इस अनाथ आश्रम को भूल ही जाओ। एक तो वैसे ही उससे पंगा लेकर तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, ऊपर से तुम उसके घर में चोरी करने की बात कर रही हो, डॉक्यूमेंट चुराने की बात कर रही हो। अगर उसे पता चल गया तो इस शहर में तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा। मुस्कान कथा की बात का जवाब देते हुए बोली, चाहे कुछ भी हो, पर अनाथ आश्रम तो मैं टूटने नहीं दूंगी। किसी भी हाल में मुझे वो कागजात तो चुराने ही होंगे। कथा मुस्कान को समझाते हुए वापस उसके पास बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, देखो मुस्कान, मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल मूंग का है, और ये भी जानती हूँ कि अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए तुम्हारे दिल में बहुत लगाव है, पर तुम उनके लिए खुद की जिंदगी को दाव पर क्यों लगा रही हो? क्या तुम सारी जिंदगी जेल में काटना चाहती हो? इस बात का जवाब देते हुए मुस्कान ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, मुस्कान को जेल की हवा खिला सके ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है। तुम चिंता मत करो, मैं सारा काम इतनी सफाई से करूंगी कि उसे इस बात की भनक तक नहीं लगेगी कि पेपर्स कहाँ गए। कथा बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसे मुस्कान की फिक्र थी। कथा को इतना टेंस्ड होते हुए देख मुस्कान बोली, तुम चिंता मत करो, खतरों से खेलने का शौक मुझे बचपन से है, सो जस्ट रिलैक्स। मुस्कान की बात सुनकर कथा एक गहरी सांस लेकर बोली, समझ में नहीं आता तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आखिर आती कहाँ से है? तुम वाकई में गजब हो यार, पर जो भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ओके? कथा की बात सुनकर मुस्कान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और मुस्कान भावुक होकर बोली, थैंक यू एंड आई लव यू सो मच। कथा भी मुस्कुराकर मुस्कान से बोली, आई लव यू टू। मुस्कान ने कथा से कहा, ऑलराइट, अब मुझे घर चलना चाहिए, हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है? कथा ने जवाब देते हुए कहा, ओके, गुड नाइट। उसके बाद कथा अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाती है, लेकिन मुस्कान अपनी साइकिल देख के चौंक जाती है। उसने देखा कि उसकी साइकिल के पिछले टायर में हवा भरी हुई थी। वो चौंकती हुई बोली, इट्स इम्पॉसिबल, उस गुंडे ने तो मेरे सामने ही इस टायर से हवा निकाली थी, भला इसमें फिर से हवा कैसे आ सकती है? अब मुस्कान के मन में एक अनजाना सा भय समा जाता है। वो फटाफट अपनी साइकिल लेकर निकल जाती है।
अंधेरा काफी हो गया था और अब ठंड भी बढ़ गई थी। मुस्कान खाली रोड पर अपनी साइकिल लेकर निकल रही थी और मन में उसके बहुत कुछ चल रहा था। वो सोचते सोचते गलत ट्रैक पर चली जाती है। उसके मन में फिर से सवाल उमड़ पड़े, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस आदमी ने मुझे उन गुंडों से बचाया उसी ने मेरी साइकिल में हवा भर दी हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरी साइकिल तो लॉक्ड थी। मुस्कान ये सोचती हुई बिना लेफ्ट राइट देखे ही रोड क्रॉस करने लगी थी कि तभी अचानक एक बड़ी सी कार एकदम से उसकी साइकिल के पास आ जाती है। अचानक से इतनी बड़ी सी कार को अपने सामने आता देख मुस्कान घबरा गई और वो साइकिल जमीन पर गिर जाती है। एन वक्त पर कार वाली ने ब्रेक मार दी थी, नहीं तो मुस्कान का शरीर इस वक्त हवा में होता। तभी उस कार का दरवाजा खुला और एक इंसान बाहर निकला। वो मुस्कान की तरफ बढ़ने लगा और उसके पास जाकर बोला, हे आर यू ऑलराइट, तुम्हें लगी तो नहीं? मुस्कान बिना अपना चेहरा ऊपर किए बोली, ऑलराइट के बच्चे, तुम्हें सड़क पर गाड़ी चलानी नहीं आती तो चलाते ही क्यों हो? मुस्कान ये बोलते ही जैसे ही अपना चेहरा ऊपर करती है तो वो दोनों एक दूसरे को देख के चौंक जाते हैं। उन दोनों के मुंह से एक ही शब्द निकला, तुम? आखिर कौन था वो शख्स? कहीं वो अभय तो नहीं? अब क्या करेगी मुस्कान अगर वो इंसान अभय निकला तो? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग। शौर्य अपने कमरे में दाखिल होता है। दरवाजा धीरे से बंद होने की आवाज के साथ ही वो अपना कोट उतारकर कोट स्टैंड पर टांग देता है। उसकी उंगलियां धीरे धीरे शर्ट के बटन खोलती हैं, जैसे कोई पुराने जख्मों को छूने से पहले सांस जुड़ा रहा हो। कपड़े उतरते ही उसकी मजबूत गठीली बॉडी सामने आती है। पत्थर जैसी मांसपेशियां जिन पर जीवन के निशान गहरे उकेरे हुए थे। पीठ पर जख्मों का एक नक्शा बना हुआ था, कुछ धुंधले कुछ अभी ताजा, जैसे समय ने उन्हें मिटाने से इनकार कर दिया हो। वो बाथरूम में जाता है। ठंडे पानी की धाराएं उसके शरीर से गुजरती हैं, मानो सारी थकान सारा दर्द बहाकर ले जा रही हूँ। नहाकर बाहर आता है। तौलिए से अपने गीले बाल सुखाते हुए कोट की पॉकेट में हाथ डालता है और एक ब्रेसलेट निकालता है, सोने की पतली सी चेन जिस पर एक छोटा सा हाथ पेंडेंट टंगा हुआ था। बिस्तर के किनारे बैठकर वो उसे देखता रहता है। ये ब्रेसलेट अलविना का था। उसको याद आते ही सीने में एक गहरी ठंडक उतर जाती है। लेकिन आज अचानक उसकी आंखों के सामने सारा का चेहरा तैर गया। उसकी चमकती आंखें, उसका मासूम सा मुस्कुराना। जाने अनजाने शौर्य के होठों पर भी एक मुस्कान फिसल गई और वो खुद से बड़बड़ाया, अगर अलविना और मेरी कोई छोटी बेटी होती तो क्या वो सारा जैसी होती? विचार आते ही उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। सारा, जिसे देखते ही उसका कठोर दिल पिघलने लगा था। उसकी हर बात, उसकी मधुर आवाज, उसकी मासूमियत, सब कुछ उसे एक अजीब सी गर्माहट से भर देता था। क्या वो सिर्फ एक संयोग था या कुछ और? शौर्य अपना फोन उठाता है और सारा की प्रोफाइल फोटो को देखता है। सारा मुस्कुराती हुई बहुत प्यारी लग रही थी। उसे देखकर शौर्य भी मुस्कुरा देता है। शौर्य के चेहरे पर बहुत कम मुस्कुराहट देखने को मिलती थी। मुस्कुराना तो वो भूल ही गया था, पर पता नहीं क्यों बीते कुछ दिनों से वो बदलने लगा था। बीते कुछ दिनों से कुछ बच्चे उसके सामने आ रहे हैं जो उसे कुछ अजीब सा एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक अजीब सी फीलिंग, जैसे कि सारा और लव का अक्सर उसके सामने आ जाना। पता नहीं कोइंसिडेंस है या कुछ और, लेकिन लव का 2 बार शौर्य के साथ आमना सामना हो चुका है और हर बार उसे वो बच्चा हैरान कर देता था। उस बच्चे का और सारा का एटीट्यूड काफी सिमिलर था। कुछ देर शौर्य फोन में सारा की फोटो देखता है। उसके बाद वो अपने मोबाइल फोन में एक खास इंसान की तस्वीरें देखने लगता है। कुछ तस्वीरें जो उसकी थी उस इंसान के साथ, जिसे उसे प्यार तो बहुत पहले हो चुका था, पर उसका एहसास जब तक उसे हुआ तब तक उसने उस इंसान को ही खो दिया था, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। कुछ ऐसी तस्वीर थी जिनमें शौर्य और अलविना एक दूसरे के करीब, एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे थे। उन दिनों शायद शौर्य खुलकर हंसता था, मुस्कुराता था। हाँ, अंदर ही अंदर अब उसे ये चीज बहुत तकलीफ देती थी कि एक दिन इस हंसती खेलती जिंदगी को वो बर्बाद कर देगा, अलविना को बर्बाद कर देगा। उस दिन के बाद उसे इस तरह से खुलकर हंसने या मुस्कुराने का मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। पर शौर्य को ये चीज मंजूर थी, क्योंकि उसके दिल में नफरत की आग हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। एक पल के अंदर ही अलविना का हंसता खेलता चेहरा, उन आंखों की चमक तुरंत बदल जाती है। इस बार उसकी आंखों के सामने आंसू नजर आते हैं। उसे अलविना की पथराई हुई सी आंखें नजर आती हैं। उसका फीका पड़ा हुआ चेहरा नजर आता है। इमोशनलेस नजरें जो उसे ही देख रही हैं और सिर्फ एक ही जवाब मांग रहे हैं, वाई वाई वाई। अलविना के बारे में सोचते ही शौर्य को फिर से एक अजीब सी घुटन होने लगती है। सिर में दर्द होने लगता है। शौर्य खड़ा होकर बालकनी के पास जाता है और जोर से सांस लेने लगता है। वो अपने सीने को मसलने लगता है। उसके सीने में तेज दर्द हो रहा था और सांस लेने में भी काफी प्रॉब्लम हो रही थी। शौर्य को काफी तकलीफ होती है और वो झट से रिसेंटली डायल किए हुए नंबर पर कॉल लगा देता है। वो नंबर सारा का था। जाने से पहले सारा ने शौर्य का नंबर लिया था और खुद अपने हाथों से उसके फोन में अपना नंबर डायल किया था, तो शौर्य की कॉल लिस्ट में रिसेंट नंबर उसी का था। दूसरी तरफ सारा अपना लैपटॉप लेकर बिस्तर पर लेटी हुई थी। उस पर कुछ उंगलियों के साथ टाइपिंग कर रही थी, कुछ कोडिंग कर रही थी। उसके चेहरे पर काफी सीरियस एक्सप्रेशन थे और वो पूरे फोकस के साथ स्क्रीन को देख रही थी। तभी अचानक उसके बगल में पड़ा हुआ उसका फोन बजने लगता है। सारा जब वो फोन देखती है तो अचानक उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो एकदम से सीधी होकर बैठती है। दोस्त का कॉल, वो भी इस वक्त। सारा ने शौर्य के नंबर को फ्रेंड नाम से सेव किया था। सारा फटाफट से कॉल उठा लेती है। हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? दूसरी तरफ शौर्य को जब सारा की आवाज सुनाई देती है तो उसे एहसास होता है कि उसने गलती से सारा के पास कॉल कर दी थी। वो कॉल कट करने ही वाला होता है कि उसे सारा की आवाज सुनाई देती है। मीठी सी आवाज सारा की सुनते ही अचानक शौर्य को एहसास होता है कि उसका दर्द कम हो गया है। अचानक उसे इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। शौर्य फोन को कान पर लगाकर बोला, हेलो। दूसरी तरफ से सारा थोड़ी केयरफुल होकर बोली, हेलो फ्रेंड, तुम ठीक से घर पहुंच गए ना? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई घर पहुंचते हुए? सारा की बात सुनकर शौर्य ने कहा, ये मेरा शहर है, यहाँ मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तुम तो ठीक से पहुंच गई थी ना? सारा आराम से लेटते हुए बोली, हाँ मैं ठीक से पहुंच गई थी, और आपने मुझे जो आइसक्रीम दी थी ना, वो मैंने अपने ब्रदर्स के साथ भी शेयर की। दे रियली लाइक इट। इस बात पर शौर्य बोला, डू यू हैव ब्रदर्स? सारा अपना माथा पीटते हुए बोली, ओहो मैं तो आपको बताना ही भूल गई। हाँ, मेरे जुड़वा भाई हैं 2, लव, कुश। इस बात पर शौर्य थोड़ा हैरान होकर बोला, जुड़वा भाई, वो भी 2? आई मीन हाउ इज दिस पॉसिबल? तुम तीनों कैसे? सारा शौर्य को क्लियर करते हुए बोली, आई नो आपको बहुत कंफ्यूजन हो रही है। मैं किसी को भी ये बात बोलती हूँ वो पहले कंफ्यूज ही होता है। एक्चुअली मेरी मॉम ने ट्रिपलेट्स को जन्म दिया था, 2 मेरे भाई और 1 मैं। ये सुनकर शौर्य तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। सारा बताती है कि किस तरह से उन्हें जन्म देते वक्त उसकी मॉम मरने की हालत में आ गई थी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और तीनों बच्चों को सक्सेसफुली जन्म दिया।
सारा शौर्य से बात करती रहती है। पता नहीं क्यों, लेकिन शौर्य जब सारा की आवाज़ सुनता है तो उसके दिल को राहत मिलती है। कुछ देर पहले उसके सीने में जो ज़बरदस्त दर्द हो रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, घुटन हो रही थी, वो अचानक ही कम हो जाती है। वो एकदम से काफ़ी रिलैक्स फील करने लगता है। शौर्य अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाता है और वो सारा से बात करता रहता है। बात क्या करता है, वो तो बस चुपचाप सुनता रहता है, क्योंकि सारा उसे बहुत सारी बातें बताती है जो खत्म ही नहीं होती। अपने स्कूल की, अपने पिकनिक की बहुत सारी बातें बताती है, और वो बातें बताते वक्त वो काफ़ी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड लग रही थी। शौर्य भी तसल्ली से उसकी बातों को सुनता है। तभी अचानक आ जाती है। सारा ने झटके से फोन छुपा लिया, चेहरे पर एक झूठी स्माइल करने लगी। जोया ने सारा को अपनी आंखें दिखाते हुए पूछा, किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं, बस गाना सुन रही थी। सारा ने जल्दी से कहा, पर उसकी घबराहट साफ झलक रही थी। जोया का शक और गहरा गया और वो बोली, मैंने आवाज़ सुनी थी, तुम किसी से बात कर रही थी। सारा ने हंसते हुए कहा, आपको गलत लगा होगा, शायद टीवी की आवाज़ की वजह से। जोया को लगा जैसे सारा उसे मूर्ख बना रही है। वो कुछ और पूछना चाहती थी, पर सारा पहले ही बिस्तर से उठ चुकी थी। चलो, डिनर का टाइम हो गया, मम्मी इंतजार कर रही होंगी, उसने जल्दबाजी में कहा और बिस्तर से नीचे आ गई। जोया वहीं खड़ी रह गई, उसकी मुट्ठी बंद गई। सारा जोया के सामने से टर्न लेते हुए बोली, आप जाओ, मैं बस 2 मिनट में वॉशरूम से होके आई। जोया वहां से जाते हुए बुदबुदाई, ये क्या छुपा रही है मुझसे? सारा का झूठ उसे चुभ रहा था, पर वो इस वक्त कुछ कर नहीं सकती थी। जोया के जाते ही झट से सारा ने मोबाइल को पिलो के नीचे से निकाला। दूसरी तरफ शौर्य भी उनकी बात सुन रहा था। शौर्य सारा से बोला, अब तुम जाकर डिनर करो, वरना तुम्हें डांट पड़ेगी। सारा ने शौर्य से कहा, मुझे कोई नहीं डांट सकता, यहाँ सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, आपने डिनर किया? शौर्य ने कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं है। इस बात पर सारा ने कहा, फिर क्या हुआ अगर भूख नहीं है? आपको डिनर करना चाहिए। आपको पता नहीं, खाली पेट सोने से सपने में भूत आते हैं, और आपको खाना खिलाने के लिए। सारा की ये बात सुनते ही अचानक शौर्य शॉक हो जाता है, क्योंकि ये बात उसे बहुत जानी पहचानी लगती है। क्या ये बात अलविना शौर्य से कहा करती थी? क्या जोया सारा के इस झूठ को अलविना को बता देगी? क्या होगा जब अलविना और शौर्य को इस रिश्ते के बारे में पता लगेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग। शौर्य अपने और अलविना के सुनहरे यादों में खो गया था। खाना खाया तुमने? अलवी प्यार से शौर्य से फोन पर पूछती है। शौर्य अपने लैपटॉप पर काम करते हुए बोला, नहीं, अभी तक नहीं खाया। तो अलविना ने पूछा, क्यों नहीं खाया? तुम्हें पता है ना कि इतना लेट हो गया है और तुम लापरवाही कर रहे हो। शौर्य ने जवाब दिया, आज भूख नहीं है, मन नहीं है खाने का, इसलिए नहीं खाया। शौर्य अपने लैपटॉप के कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहा था और कुछ चेक कर रहा था। साथ में अपने ब्लूटूथ ईयरफोन लगाकर अलविना से बात भी कर रहा था। अलविना ने शौर्य से कहा, शौर्य, ऐसा नहीं करते, डिनर किए बिना सोना नहीं चाहिए। तुम्हें पता है, अगर हम बिना खाए रात को सो जाते हैं ना, तो सपने में भूत आते हैं हमें खाना खिलाने के लिए। अलविना की बात सुनकर शौर्य अपनी आईब्रोज ऊपर उठाकर बोला, क्या सच में? अलविना ने कहा, हाँ, मेरी मॉम कहती थी, इसलिए खाना खाकर ही सोना चाहिए। चलो फटाफट खाना खा लो, अगर तुम ये नहीं चाहते कि भूत आकर तुम्हें खाना खिलाए। अलविना की बात सुनकर हल्का सा शौर्य हंस देता है। शौर्य की हंसी की आवाज सुनकर अलविना अपना मुंह बनाते हुए बोली, क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? शौर्य ने जवाब दिया, तुम भी बिल्कुल छोटी बच्ची हो। तुम्हारी मॉम ने तुम्हें ये बात बचपन में इसलिए बताई होगी ताकि तुम शांति से खाना खाकर सो सको। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फिजूल की बातें हैं। अलविना मुंह बनाते हुए शौर्य से बोली, ये फिजूल की बातें नहीं है। अगर तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन खबरदार अगर मुझ पर हंसे तो मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। अलविना का बना हुआ चेहरा इमेजिन करके शौर्य को एक बार फिर हंसी आ जाती है। अलविना गुस्से में बोली, तुम नहीं मानोगे, जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। ये बोलकर अलविना फोन कट कर देती है। शौर्य बोला, अरे सुनो तो, पर इतने में ही कॉल कट हो गया था। शौर्य हंसते हुए बोला, भूत खाना खिलाने आएंगे, पागल कहेंगे, ये लड़की भी ना कुछ भी लॉजिक देती है। शौर्य अपने होश में तब आता है जब उसे सामने से सारा की आवाज सुनाई देती है। हेलो फ्रेंड, कहाँ चले गए थे तुम? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? शौर्य होश में आता है और सारा से कहता है, हाँ मैं यही हूँ, अब तुम जाओ, तुम्हारी मम्मा तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी, जाकर खाना खा लो, वरना सपने में भूत आकर तुम्हें खाना खिलाकर जाएंगे। सारा ने कहा, ठीक है, पर आप भी अभी खाना खा लेना, खाली पेट कभी नहीं सोना चाहिए, गलत बात होती है। शौर्य ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, हाँ मैं खा लूंगा, बाय, गुड नाइट। सारा ने भी बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, ओके फ्रेंड, गुड नाइट। ये बोलकर दोनों कॉल कट कर देते हैं। शौर्य कुछ देर तक ऐसे ही चुपचाप बैठा रहता है। उसके बाद एक गहरी सांस लेकर डिनर करने के लिए कमरे से बाहर चला जाता है। उधर मुस्कान और अभय एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। अभय के एक्सप्रेशंस खराब हो जाते हैं। उसे पता था कि इससे मुंह लगाना बेकार है, इसलिए वो पलट कर जाने लगता है कि तभी मुस्कान बोली, बड़े बेशर्म आदमी हो, एक तो गाड़ी से मुझे टक्कर मारने वाले थे और ऊपर से बिना सॉरी के ही मुंह फेर कर जा रहे हो। अभय ने पलटकर गुस्से से भरी आवाज में कहा, सामने से तुम आई थी और वो भी तुम गलत तरीके से रोड क्रॉस कर रही थी, तो अब ऐसे में एक्सीडेंट ही होंगे ना। वो तो शुक्र बनाओ कि मैंने टाइम पर ब्रेक लगा दिए, वरना यही सड़क पर ऑमलेट की तरह चिपक जाती। ये बोलकर अभय अपनी गाड़ी में अंदर जाने के लिए दरवाजा खोलता है। ये देखकर मुस्कान गुस्से में चिल्लाकर बोली, ओह हेलो अंकल, आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे रोड पर ऑमलेट की तरह कुचल कर चला जाए, समझे? और हाँ, एक फ्री की सलाह लेते जाइए, अपने लिए एक ड्राइवर रख लीजिए। वो क्या है ना, अब आपकी उम्र हो गई है तो ठीक से दिखाई नहीं देता होगा, ड्राइवर रख लेंगे तो अच्छा होगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप ही किसी दिन रोड पर ऑमलेट की तरह चिपके हुए मिलो। अभय गुस्से में मुस्कान की तरफ देखता है और वो बिना कुछ बोले ही गाड़ी में बैठ जाता है। अभय वहां से जा चुका था। मुस्कान भी गुस्से में अपने दांत पीसने लगती है। मन तो करता है कि ईंट उठाकर मार दूं इसकी गाड़ी के शीशे पर। आखिर अपने आप को समझता क्या है, अंकल कहेगा। अब तो इसका इलाज करना ही पड़ेगा। अब तो मैं डेफिनेटली वो पेपर इसके घर से चुराने वाली हूँ और ऐसा करने से मुझे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। मैं इस आदमी को वो अनाथ आश्रम तोड़ने बिल्कुल नहीं दूंगी। आया बड़ा। मुस्कान भी अपनी साइकिल लेकर वहां से चली जाती है। उधर रास्ते में अभय खुद से बड़बड़ाया, बदतमीज लड़की कहेंगी, एक तो उसे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है और ऊपर से ये मुझे अंकल बोलती है। क्या इसे मैं अंकल लगता हूँ? पता नहीं इसके घर वालों ने इसे इतनी खुली छूट कैसे दे रखी है, ना बात करने की तमीज है ना कुछ और। तभी अचानक अभय का फोन बजता है। अभय देखता है तो शौर्य उसे कॉल कर रहा था। अभय फोन उठाकर बोला, हाँ शौर्य बोलो। तभी सामने से शौर्य ने कहा, अंकल कैसे हो आप? एक बार फिर से ये अंकल शब्द सुनकर अभय फ्रस्ट्रेट हो जाता है। स्टॉप कॉलिंग मी अंकल।
अचानक अभय के मुंह से ये शब्द निकल जाते हैं। अभय के मुंह से ये शब्द सुनकर तो शौर्य भी थोड़ा हैरान हो जाता है। अभय तुरंत अपनी गलती रियलाइज करता है। वो अपना माथा रगड़ता है और अपनी फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। ओह आई एम सॉरी। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? शौर्य थोड़ी सीरियस आवाज़ में अभय से बोला। आर यू ऑल राइट? अभय ने जवाब दिया, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस वो कुछ काम को लेकर फ्रस्ट्रेशन थी। छोड़ो तुम बताओ वहाँ पर सब कैसा है? उसके बाद अभय और शौर्य कुछ देर आपस में बातें करते हैं। क्या फाइनली तुम्हें वो ब्रेसलेट मिल गया? वेरी गुड। वैसे मिला कहाँ पर? शौर्य सारा वाली बात को थोड़ा छुपाते हुए बोला, इट्स नथिंग, बस वहीं लॉन में गिरा हुआ था और गार्ड्स उसे ढूंढ कर ले आए। इस बात पर अभय हल्का सा सर हिलाकर बोला, चलो अच्छी बात है। अचानक आधी रात को पंछी की नींद खुल जाती है। वो बेड पर उठ के बैठी और अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर देखा तो पानी का बोतल खाली पड़ा था। उसे काफी प्यास लग रही थी, इसलिए वो खड़ी होकर किचन की तरफ जाने लगी। लेकिन वो जैसे ही पानी की बोतल लेकर वापस मुड़ने को हुई तभी उसकी नजर मेन दरवाजे पर गई। उसने देखा कि दरवाजा खुलता है और सम्राट घर के अंदर आता है। आई कांट टेल यू दैट वाज सो ऑसम, यू नो एवरीबॉडी वाज लुकिंग एट मी। पंछी ने देखा कि सम्राट के साथ राहा भी थी। दोनों शायद किसी पार्टी से आ रहे थे। सम्राट अपने कमरे की तरफ जा रहा था और उसका हाथ राहा के कंधे पर था। तभी सम्राट और राहा की नजर पंछी पर पड़ती है। राहा सम्राट से बोली, साम बेबी व्हाट इज शी डूइंग हियर? सम्राट पंछी से बोला, तुम इतनी रात तक क्यों जाग रही हो? मुझे ऑफिस के लिए कल लेट नहीं होना, बात आई समझ में? पंछी अपना सिर हिलाकर बोली, जी मुझे बहुत प्यास लगी थी तो मैं बस पानी पीने आई थी। सम्राट थोड़ी सीरियस आवाज में पंछी से बोला, ओके अब कमरे में जाओ और सो जाओ। उसके बाद सम्राट राहा को लेकर अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। राहा सम्राट से बोली, सम्राट हम यहाँ पर क्यों हैं? सम्राट ने कहा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, पहले मेरे रूम में तो चलो। पंछी उन दोनों को एक साथ वहां से जाते हुए देखती है और जब तक वो दोनों उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाते तब तक निहारते रहती है। उनके जाने के बाद वो भी अपने कमरे में चली जाती है और बिस्तर पर लेट जाती है। उसे कई देर तक सम्राट के कमरे से उस लड़की के हंसने की आवाज भी आती है। वो लोग अब तक जाग रहे थे। पंछी को एक अजीब तरह से बेचैनी हो रही थी, मानो राहा को वो सम्राट के इतना करीब नहीं देख पा रही हो। उसके दिल में जलन हो रही थी कि कब राहा वहां से चल निकले। पंछी बोली, आखिर इतनी रात को सम्राट उसे कौन सा सरप्राइज देने वाला है? खैर मुझे क्या, वो जो भी करे। पंछी ये बोलकर खुद के दिल को झूठा दिलासा देने की कोशिश करती है और थोड़ी ही देर में पंछी की भी आंख लग जाती है। अगले दिन पंछी ऑफिस में बैठी हुई थी। करने के लिए उसके पास काम था लेकिन उसका ध्यान कल वाली बात पर टिका हुआ था। पंछी फिर से खुद से बड़बड़ाई, क्या हुआ था कल राहा और सम्राट के बीच? क्या राहा उस सरप्राइज के बाद चली गई थी? क्या जो मैं सोच रही हूँ वो सब हुआ उन दोनों के बीच? ये बोलते ही वो कांप गई और बोली, छी मैं भी क्या क्या सोच ले रही हूँ, सम्राट ऐसा नहीं कर सकता। पंछी की घबराहट कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने फाइनली डिसाइड किया कि वो खुद जाके सम्राट से पूछेगी, चाहे सम्राट उसे डांट ही क्यों ना दे। वो अपनी कुर्सी से उठी और सम्राट के केबिन की तरफ बढ़ चली और जैसे ही वो सम्राट के केबिन में घुसी सामने का नजारा देख के वो शॉक रह जाती है। उसे विश्वास नहीं हुआ कि आखिर ऐसा क्या देखा पंछी ने जो उसके होश उड़ गए। क्या सम्राट के साथ राहा भी वहाँ मौजूद थी? क्या होगा इस लव ट्रायंगल का? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग। पंछी ने देखा कि सम्राट अपने मोबाइल में गेम खेलने में बिजी था। ये देखकर वो एकदम से चिढ़ जाती है। सम्राट एक गेम खेल रहा था जिसमें एक लाइव स्ट्रीम पर चल रहा था जहाँ पर दुनिया भर के बड़े बड़े गेमर खेल रहे थे। सम्राट भी उन्हीं के साथ गेम खेल रहा था। सम्राट की पहचान वहाँ पर दो जीनियस गेमर्स के साथ होती है जिनका नाम लव और कुश है। वो एक्साइटेड होता हुआ बोला, ओह माय गॉड दे आर रियली जीनियस। सम्राट कई देर से लाइव स्ट्रीम पर था। वो देखता है कि वहाँ पर मौजूद लव कुश नाम के दो लोग इतना जबरदस्त खेल रहे थे कि बस पूछो ही मत। उनकी टेक्निक्स देखकर तो सम्राट उनका फैन ही हो गया था। दुनिया भर से लाखों लोग यहाँ जुड़े हुए थे और अपने अपने फेवरेट गेमर को सपोर्ट कर रहे थे और उसे टोकन्स भेज रहे थे। तभी सम्राट की नजर पंछी पर पड़ी जो एक कोने में चुपचाप उदास बैठी हुई थी। उसे इस तरह से चुपचाप बैठा हुआ देखकर सम्राट बोला, तुम ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठी हो? कुछ बात हो गई है क्या? पंछी अब भला उसे कैसे कहे कि वो कल रात राहा और सम्राट के बीच की बातें जानना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि राहा कल रात वहीं थी या वो कुछ देर के बाद अपने घर चली गई थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती सम्राट ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा, जाओ मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। पंछी चुपचाप अपना सर हिलाती है और उठकर बाहर चली जाती है। पंछी जैसे ही कॉफी लेकर वापस लौटती है कि तभी अचानक कुछ लोगों ने उसे घेरते हुए कहा, हे यू जस्ट स्टॉप। उधर लव और कुश भी काफी देर से गेमिंग में बिजी थे। उन्होंने जबरदस्ती जिद करके यहाँ पर भी अपना गेमिंग सेटअप रखवा लिया था। अलविना जानती थी कि उसके बच्चे किसी भी चीज़ के बिना रह सकते हैं पर अपनी गेमिंग के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। अलविना को इस बात से कोई एतराज़ भी नहीं था। अलविना का मानना था कि जब तक वो अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, वो चाहे जो करे। अलविना को इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो अपने बच्चों को खुलकर जीने देना चाहती थी। जो वो करना चाहते थे वो सब करने देना चाहती थी। अलविना सुबह सुबह अपने कुछ फ्रेंड्स से मिलने के लिए चली गई थी। वो अपनी दोस्तों अस्मिता, कावेरी और राघव के साथ मिलकर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाली थी, इसलिए उन लोगों ने एक खास मीटिंग रखी थी। इधर लव और कुश अपने कमरे में दोनों अकेले बैठकर फुल ऑन गेम खेल रहे थे। इन दोनों को दुनिया भर से बहुत प्यार मिल रहा था। इतनी कम एज में दो बच्चों की गेमिंग की दुनिया में अपना गजब सिक्का जमाया हुआ था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि गेम खेलने वाले ये दो जीनियस 5 साल के बच्चे हैं। इन लोगों को क्या लगता है कि ये लोग मुझे हरा सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। अभी इन लोगों को मजा चखाता हूँ। ये बोलकर लव काफी सीरियस होकर अपना गेम जारी रखता है। कुश और जोर से चिल्लाता है, लव मुझे रिवाइव करो जल्दी, आई एम डेड। कुश की बात सुनकर लव ने कहा, यस यस आई एम हियर, डोंट वरी, आई विल रिवाइव यू। वो एक दूसरे से भी कंप्यूटर के जरिए ही बात कर रहे थे। उनके गेमिंग की दुनिया में बहुत सारे राइवल्स थे जो उनके साथ कंपटीशन के इरादे से गेम खेलने आते थे और मुंह की खाकर जाते थे। वहाँ पर धड़ाधड़ उनके फॉलोअर्स के कमेंट आ रहे थे उनके पर्सनल इनबॉक्स में, वाओ लव, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ योर, यू आर अ जीनियस। ये मैसेज पढ़ के लव के चेहरे पर प्राउड से भरी स्माइल आ गई थी। वो रिप्लाई करता है, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग। उसके बाद लव अपना खेल जारी रखता है। कुश के पास भी ऐसे मैसेज भरपूर मात्रा में आते हैं और कुश भी बहुत प्राउड होकर सभी मैसेज का जवाब देता है।
अपने ऑफिस में बैठा हुआ सम्राट लव और कुश की गेमिंग से इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाता है कि वो उन दोनों के लिए 1-1 लाख रुपए के टोकन खरीद के उन्हें सेंड कर देता है। इतने सारे टोकन्स देखकर लव और कुश दोनों हैरान होकर पलट कर एक दूसरे को देखते हैं। तुम्हें पता है मेरे पास 1 लाख टोकन आए हैं, लव ने एक्साइटेड होते हुए कहा। कुश ने भी डिसबिलीफ के साथ कहा, और मेरे पास भी, लगता है हमारे किसी फैन ने हम दोनों को इतने टोकन भेजे हैं। लव ने कहा, चलो उसे थैंक यू बोलते हैं लाइव स्ट्रीम में। कुश भी हाँ में अपना सर हिला देता है और दोनों एक साथ लाइव स्ट्रीम में बोलते हैं, थैंक यू डियर फैन, तुमने हम दोनों को 1-1 लाख रुपए के टोकन जो भेजे। सम्राट ये सुनकर खुश हो जाता है। वेलकम, कीप डूइंग, यू आर रियली वेरी गुड प्लेयर्स, आई मस्ट से। सम्राट तो परेशान सा हो जाता है। वहीं जब वो ये देखता है कि पंछी अभी तक उसकी कॉफी लेकर नहीं आई तो वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है। ये पंछी की बच्ची भी ना किसी काम की नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गई। सम्राट को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पंछी लापरवाह नहीं बल्कि एक मुसीबत में फंस गई थी। पंछी को उसी के ऑफिस के कुछ बदतमीज एम्प्लॉय पंछी को वहीं पर रोककर उसे बुली कर रहे थे। ओह माय गॉड, इसकी शक्ल तो देखो, ऐसा लगता है सीधा गांव से उठकर यहाँ पर चली आई है। हमारे बॉस के टेस्ट को क्या हो गया यार, इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं पूरे शहर में, उन सबको छोड़कर ये बहन जी मिली थी क्या अपनी सेक्रेटरी बनाने के लिए उन्हें? ये तो कहीं से भी हमारे बॉस के टाइप में नहीं लगती है। यू नाम क्या है तुम्हारा? एक एम्प्लॉय लड़की पंछी से थोड़ी कड़क आवाज में पूछती है, जिसे सुनकर पंछी थोड़ी घबरा जाती है। जिस हाथ से उसने कॉफी पकड़ रखी थी वो हाथ हल्के से कांपने लगते हैं। वो लड़की पंछी से बोली, ओ हेलो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, मुझे इग्नोर करके मेरी इंसल्ट कर रही हो? मैंने पूछा क्या नाम है तुम्हारा? वो लड़की और भी कड़क आवाज में बोली, जिसे सुनकर पंछी बहुत ज्यादा डर गई और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। मेरा नाम पंछी है। पंछी? सब लोग एक साथ ये नाम बोलते हैं और फिर हंसने लगते हैं। कितना अजीब नाम है पंछी, आई मीन पंछी नाम कौन रखता है यार? तभी एक और एम्प्लॉय ने हंसते हुए कहा, हमारे बॉस का टेस्ट इतना खराब कैसे हो सकता है? तभी एक दूसरी लड़की ने कहा, इसकी तो शक्ल ही नहीं, नाम भी बकवास है। कुछ देर हंसने के बाद वो लड़की जो पंछी को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी उसके पास आकर बोली, ऊपर देखो मेरी तरफ। पंछी हिम्मत करके अपना सिर उठाकर उस लड़की की तरफ देखती है। पंछी की आंखों में आंसू आ गए थे और वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। उस लड़की ने अपनी आंखें दिखाते हुए पंछी से कहा, मेरा नाम सुप्रिया है, तुम मेरा नाम कभी भूलना मत। और हाँ, हम सब यहाँ तुम्हारे सीनियर्स हैं, यहाँ पर आते ही हम सबको तुम्हें सर झुकाकर गुड मॉर्निंग विश करना होगा और हम जो कहें वो काम हमारे लिए करना होगा, समझ में आया? पंछी बहुत ज्यादा डर जाती है और अब उसके आंसू नीचे टपकने लगते हैं। उसे इन सभी लोगों से अब डर लगने लगा था। तभी वो लड़की वापस पंछी से बोली, तुमने हमें गुड मॉर्निंग विश नहीं किया तो उसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। वो लड़की पंछी के हाथ से कॉफी का कप लेते हुए बोली, अब जाओ अपने सारे सीनियर्स के लिए कॉफी लेकर आओ, कम ऑन। पंछी बेचारा सा चेहरा लेकर वापस कॉफी लेने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर में वो सबके लिए कॉफी लेकर आती है। वो सब अपनी कॉफी लेते हैं। तभी एक ने जानबूझकर पंछी के कपड़ों पर गरम गरम कॉफी गिरा दी। आह! पंछी को बहुत तेज जलन होती है। जिस लड़के ने जानबूझकर कॉफी गिराई थी उस लड़के ने अपोलोजाइज करते हुए कहा, आई एम सॉरी, गलती से मेरे हाथ से कॉफी फिसल गई, कोई बात नहीं, मैं अभी दाग साफ कर देता हूँ। ये बोलकर वो लड़का अपनी टेबल पर रखी हुई पानी की बोतल उठाता है और उसे खोलकर उस दाग पर पानी डालता है, जिससे पंछी की ड्रेस और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो भीग जाती है। पंछी की आंखों से आंसू अब जोर जोर से बहने लगते हैं। वो रोने लगती है। सब लोगों को ये देखकर बहुत मजा आता है। वो लड़का जानबूझकर पंछी के करीब आते हुए बोला, ओह माय गॉड, मैंने तो तुम्हारी पूरी ड्रेस खराब कर दी, कोई बात नहीं, मैं अभी पानी साफ कर देता हूँ। वो जानबूझकर पंछी की ड्रेस के बहाने उसे छूने लगता है। पंछी को उसकी हरकत बहुत गंदी लगती है। वो पीछे हटने लगती है। डर से उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। लेकिन वो लड़का अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो जानबूझकर पंछी को छूने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है। पंछी एक झटके में उसके हाथ को झटक के दूर कर देती है। पंछी की इस हरकत से वो लड़का गुस्से में बोला, मैं यहाँ तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो, तो हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरा हाथ झटकने की? उसके बाद वो लड़का पंछी के चेहरे को अपने हाथ में थोड़ा कस के पकड़ लेता है। पंछी को दर्द होता है और वो दर्द से बिलबिलाते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। लेकिन सारे एम्प्लॉयज पंछी की हालत को देखकर काफी एंजॉय कर रहे थे। वो लड़का पंछी से बोला, पहले मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांगो वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, चलो जल्दी करो। ये बोलकर वो लड़का पंछी को छोड़ देता है। पंछी देखती है कि सब लोग उस पर हंस रहे थे और उसका मजाक बना रहे थे। वो लड़का इस बार पंछी को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखते हुए बोला, चलो जल्दी करो, ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास, बस 2 मिनट के अंदर माफी मांगो मेरे पैरों में गिरकर। आज तुम्हें पता चलेगा कि सीनियर्स के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। इसकी बिल्कुल भी तमीज नहीं है तुम्हारे अंदर। घबराती हुई सी पंछी आंखों में आंसू लेकर जैसे ही झुकने लगती है वैसे ये कड़क आवाज उन सबको हैरान कर देती है। अच्छा, तो यहाँ पर तमीज का पाठ पढ़ाया जाता है। जैसे ही सभी लोग पलट कर देखते हैं तो वहाँ गुस्से में सम्राट खड़ा होता है। सम्राट को वहाँ देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। क्या करेगा सम्राट अब उस लड़के के साथ? क्या सम्राट की हाथापाई से उस ऑफिस में विवाद बढ़ेगा? क्या सम्राट के इस अपनेपन से पंछी उसकी तरफ खींची चली जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहें कहानी का अगला भाग। पंछी नजर उठाकर देखती है तो सम्राट वहाँ पर खड़ा हुआ था और उसकी आंखें गुस्से से एकदम लाल थी। सम्राट को देखकर सब एकदम से चौंक जाते हैं। सम्राट को देखकर सब एकदम से चौकन्ने हो जाते हैं और अपनी अपनी जगह पर चुपचाप किसी मूर्ति की तरह अकड़ जाते हैं। सम्राट अपने तेज कदमों से आगे बढ़ता है और उसकी नजरें उस लड़के पर फिक्स हो जाती हैं जो पंछी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। पंछी चुपचाप सर झुकाए रो रही थी और उसकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। सम्राट उस लड़के के पास जैसे ही खड़ा हुआ वो लड़का कांपती हुई आवाज में बोला, आई एम रियली सॉरी सर। सम्राट उस लड़के से बोला, हाँ तो क्या बोल रहे थे तुम? इसे तमीज नहीं है अपने सीनियर से बात करने की या इसे उनकी रिस्पेक्ट करना नहीं आता? ओके तो फिर सिखाओ इसे तमीज। वो लड़का थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, सर वो गलती हो गई, मैं तो बस। सम्राट उस लड़के के मुंह पर जोर से पंच मारता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। पंछी भी थोड़ी हैरान हो जाती है क्योंकि एक पंच से ही उस लड़के के मुंह से खून निकलने लगता है। सम्राट बनावटी माफी मांगते हुए बोला, ओह आई एम सो सॉरी,
क्या करूँ, मुझे अपने एम्प्लॉय से बात करने की तमीज़ ही नहीं है। मुझसे पहले तो मेरा हाथ बोल पड़ता है। आई थिंक मुझे भी तमीज़ सीखने की ज़रूरत है। तो तुम एक काम करो, मुझे भी तमीज़ सिखाओ ना। हाँ, तो कैसे तमीज़ से पेश आते हैं बताओ ना मुझे। वो लड़का एम्बैरेस होकर सिर झुका के खड़ा रहता है। आई एम सॉरी सर, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। सम्राट उस लड़के के गले में पड़े एम्प्लॉय आईडी देखकर बोला, मिस्टर कपीश वर्मा, अगले आधे घंटे के अंदर तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर मुझे मेरे टेबल पर मिल जाना चाहिए। सम्राट की बात सुनकर न सिर्फ कपीश बल्कि आसपास के सारे एम्प्लॉयज भी चौंक जाते हैं। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये बोलकर कपीश गिड़गिड़ाया। सम्राट ने उसे अपनी लाल आंखें दिखाते हुए कहा, मुझे अपनी बात को दोहराने का शौक बिल्कुल भी नहीं है। आधा घंटा मतलब आधा घंटा। सम्राट पंछी को लेकर वहां से जाने लगता है, तभी कपीश सम्राट के पैरों में गिरकर बोला, सर आई एम सॉरी, प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिए, मुझे जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आज के बाद ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। सम्राट उस लड़के से बोला, दूसरों को तमीज सिखाने से पहले तुम्हें खुद तमीज सीखने की बहुत जरूरत है। लड़कियों की इज्जत कैसे की जाती है ये सीखने की जरूरत, ये सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बेसिक चीज है, हर इंसान को पता होती है। चुपचाप अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर ऑफिस में आओ। इस बार मैं तुम्हें सिर्फ जॉब से निकाल रहा हूँ। अगर मेरा दिमाग इससे ज्यादा खराब हुआ तो न सिर्फ मैं तुम्हें फायर करूंगा बल्कि मेरी पर्सनल सेक्रेटरी को मोलेस्ट करने के जुर्म में मैं तुम्हें अरेस्ट भी करवा सकता हूँ। उसके बाद सम्राट ने पंछी का हाथ पकड़ा और उसे अपने केबिन में ले जाने लगा। वो लड़का वहीं जमीन पर पड़ा रहता है। 2 मिनट के अंदर उसकी नौकरी छीन ली जाएगी ऐसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। सम्राट अब उसे लेकर अपने केबिन में आ गया था। उसने देखा कि पंछी की आंखों में अभी आंसू थे और वो डरी हुई सहमी हुई अपना सिर झुकाकर खड़ी थी। पंछी को इस तरह डरा हुआ देख सम्राट उसे कंफर्ट करने के लिए उसके पास आया और उसका चेहरा हल्का सा ऊपर उठा देता है। पंछी सम्राट की आंखों में देखती है तो वो कुछ देर के लिए तो सम्राट की आंखों में खो जाती है। सम्राट की आंखें उसको अट्रैक्ट करने लगी थी। सम्राट ने धीरे से पंछी के आंसुओं को पोंछा। पंछी बस सम्राट की आंखों में लगातार देखती रह जाती है। उसका डर अब काफी हद तक सम्राट की वजह से खत्म हो गया था। सम्राट पंछी से पोलाइटली आवाज में बोला, अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो इस तरह रोया मत करो। रोना हमेशा कमजोर करता है। अपने लिए आवाज उठाना सीखो और चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ अब किसी की भी हिम्मत नहीं होगी तुम्हें परेशान करने की। ये कहने के बाद सम्राट उसके और करीब आया और उसकी ठुड्डी को हिलाते हुए बोला, और इस बात को काट बांध दो कि तुम्हें परेशान करना सिर्फ मेरा ही हक है। ये सुनते ही पंछी के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई और वो शर्मा गई। सम्राट पंछी की आंखों में आंसू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर पंछी की फिक्र करने लगा था और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। सम्राट की इस बात से पंछी के दिल की धड़कनें और तेज हो जाती हैं। न चाहते हुए भी यह पंछी को भी एक अजीब सा अट्रैक्शन होता है। दोनों की सिचुएशन ऐसी थी कि कोई भी देख के बता सकता कि दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति बहुत कुछ था। अचानक सम्राट उसे अपने सीने से लगा लेता है और कुछ देर वो उसी कंडीशन में खड़ा रहता है। फिर वो झटके से पंछी को खुद से अलग करके उसके होठों को ध्यान से देखने लगता है। ये देखकर पंछी के बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। जब सम्राट उसके बहुत करीब आ जाता है तो ना चाहते हुए भी पंछी की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे के इतना करीब आते हैं कि सम्राट और पंछी एक दूसरे की सांसों की गर्माहट को महसूस करने लगते हैं। तभी अचानक सम्राट को रियलाइज होता है कि वो क्या कर रहा है। अपने दिमाग में आए इस खतरनाक ख्याल से सम्राट शॉक्ड हो जाता है। वो तुरंत 4 कदम पीछे हो जाता है। सम्राट अपने अजीब से इमोशंस को लेकर हैरान हो जाता है। पंछी भी जब ये महसूस करती है तो वो अपनी आंखें खोलती है और अब शर्म से उसके गाल भी लाल हो जाते हैं। अब वो काफी ज्यादा एम्बैरस फील करती है। सम्राट को समझ नहीं आता कि अचानक वो कैसे अपना कंट्रोल खो सकता है। एक मामूली सी लड़की के करीब कैसे जा सकता है। वो कैसे उसकी तरफ इतना अट्रैक्ट हो सकता है, वो भी इस लुटेरी की तरफ। कुछ देर के लिए दोनों के बीच बहुत ज्यादा पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है। दोनों को ही समझ में नहीं आता कि अब क्या बोले क्या करे। सम्राट टेबल के पास जाता है और पानी का गिलास उठाकर पी लेता है। उसके बाद वो बिना पंछी की तरफ देखे अजीब ढंग से देखते हुए अपने केबिन से बाहर चला जाता है। पंछी अचानक सम्राट के चले जाने से थोड़ी हैरान होती है पर वो अपने निचले होठ को दांत से हल्का सा काट लेती है। पंछी चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर तक बैठी रहने के बाद भी वो महसूस करती है कि उसकी धड़कनें अभी तक तेज हैं और उसके रोंगटे अभी तक खड़े हैं। कुछ पल पहले जब सम्राट उसके इतना करीब आया था तो पता नहीं क्यों उसका दिल भी उछलने लगा था। पेट में अजीब सी गुदगुदाहट होने लगी थी, जैसे तितलियां उड़ रही हों। पंछी जानती थी कि सम्राट ने न केवल उसे बचाया है बल्कि उसकी इंसल्ट का बदला भी अच्छे से लिया था। ये चीज पंछी के दिल को छू गई थी। अब कहीं ना कहीं सम्राट का आसपास होना उसे काफी सिक्योर फील करवाने लगा था। सम्राट के बारे में एक बार फिर से सोचकर पंछी के होठों पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है और उसके गाल लाल हो जाते हैं। उसी रात सम्राट अपने घर के कमरे के अंदर पुशअप्स मार रहा था। हाथ में पानी का जग लेकर पंछी खड़ी थी और चुपचाप उसे निहार रही थी। सम्राट लोअर पहने हुए था और ऊपर कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी काफी पसीने से भीगी हुई थी। तभी अचानक सम्राट की नजर पंछी पर पड़ी, जिसे देखते ही वो बोला, ओह तो आ गई तुम। पंछी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, वो मैं आपको पानी देने आई थी। सम्राट ने पंछी से कहा, उसे सामने टेबल पर रखो और यहाँ पर आओ। पंछी को समझ में नहीं आया कि सम्राट उसे क्यों बुला रहा है। वो टेबल पर पानी का जग रखने के बाद सम्राट के पास जाकर खड़ी हो जाती है। सम्राट पंछी से बोला, अब फटाफट मेरी पीठ पर बैठ जाओ। ये सुनते ही पंछी एकदम से घबरा जाती है। उसे लगता है कि उसने कुछ गलत सुन लिया है क्या, इसलिए फिर से कंफर्म करने के लिए उसने कहा, जी आपने कुछ कहा क्या। सम्राट ने पंछी से पुशअप मारते हुए कहा, सुना नहीं मैंने क्या कहा, मैंने कहा यहाँ आओ और मेरी पीठ के ऊपर बैठ जाओ। ये सुनते ही पंछी अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर नर्वस होने लगती है। पंछी इधर उधर देखने लगती है। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सम्राट का इरादा क्या है। सम्राट पंछी से बोला, बाय द वे वैसे कितना वेट है तुम्हारा। सम्राट की बात सुनकर पंछी ने जवाब दिया, पता नहीं कभी चेक नहीं किया। सम्राट पंछी को ऊपर से नीचे गंभीरता से देखते हुए बोला, सूखी हुई लकड़ी लगती हो, मुझे लगता है कि 40 किलो भी मुश्किल से होगा। सम्राट की बात सुनकर पंछी मुंह बना लेती है और मन ही मन बुदबुदाते हुए बोली, क्या कहा, सूखी हुई लकड़ी। एक बार बैठ गई ना तो दम निकल जाएगा मिस्टर सम्राट। ये कॉम्प्लीमेंट उसे कुछ पसंद नहीं आया था। सम्राट पंछी से इस बार ऑर्डर देते हुए बोला, आओ आओ जल्दी बैठो, मुझे हाई वर्कआउट करना है, जल्दी करो कम ऑन। पंछी थोड़ा हिचकिचाते हुए आगे आती है और सीधे सम्राट की पीठ के ऊपर बैठ जाती है। सम्राट पंछी के वजन से सेटिस्फाई लग रहा था। वो बोला,
देखा, मैंने जितना प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल उतना ही है। तुम्हारा पूरा वेट 50 किलो भी नहीं है। पंची थोड़ा हैरान होकर बोली। जी? सम्राट ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे ठीक से पकड़ो। अब मैं पुशअप करने वाला हूँ, गिर मत जाना और काउंट करती रहो। आज मैं पूरे 100 पुशअप करने वाला हूँ। पंची हल्का सा अपना सर हिलाकर अपने हाथों को सम्राट की पीठ पर रखकर थोड़ा सपोर्ट लेती है ताकि गिर ना जाए। सम्राट पुशअप मारना शुरू करता है और पंची उन्हें काउंट करने लगती है। 50 के बाद सम्राट को थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी थी। ओके, ऑलराइट, आई टेक माय वर्ड्स बैक, यू आर क्वाइट हेवी। धीरे धीरे करके बड़ी मुश्किल से सम्राट अपने 100 पुशअप कंप्लीट करता है और फिर अचानक से एकदम से जमीन पर गिर जाता है। पंची अपना बैलेंस खो देती है और धड़ाम से सम्राट के ऊपर ही गिर जाती है। सम्राट और पंची का चेहरा एक दूसरे के काफी करीब आ जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में काफी ज्यादा खोए हुए थे। सम्राट ने पंची के चेहरे से बाल को पीछे करते हुए प्यार से कहा, आर यू ऑलराइट? पंची काफी ऑकवर्ड हो जाती है। वो तुरंत जमीन से खड़ी हो जाती है। सम्राट भी खड़ा हो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे से अपनी नजरें चुराने लगते हैं। पंची सम्राट से बोली, मैं अब चलती हूँ, गुड नाइट। उसके बाद वो तुरंत वहां से चली जाती है। पंची के जाते ही अचानक उसका फोन बजने लगता है। सम्राट अपना फोन उठाता है। हेलो। तभी कुछ ऐसा सुनता है कि वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। व्हाट? वो घड़ी में टाइम देखता है। उसके बाद चौंकते हुए बोला, क्या रात के इस वक्त? फिर वो गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ, मुझे जल्दी से एड्रेस सेंड करो। ये कहते ही वो फोन कट कर देता है। सम्राट फ्रस्ट्रेशन में गहरी सांस लेता है। उसकी आंखों की पुतलियां फैलने लगती हैं। ऐसा क्या हुआ था जिसे सुनते ही सम्राट घबरा गया था? आखिर किसकी कॉल थी और वो किस जगह जाने वाला था? पंची और सम्राट की नजदीकियां आगे क्या गुल खिलाने वाली थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुने कहानी का अगला। Like, comment, subscribe for more episodes.